नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से अपन को एक नया टॉपिक है ना पढ़ना है जिसका नाम है समाव्याप्ता। यानी कि जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें अपन को समाव्याप्ता पढ़ना है। वैसे तो जो समाव्याप्ता का जो गुण होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंडों में पाया जाता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें केवल और केवल जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें ही क्या है, केवल समाव्याप्ता देखने को मिलती है। ठीक है, तो वैसे तो समाव्याप्ता दो प्रकार की होती है मेजरली, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि संरचनात्मक समाव्याप्ता और ज्यामितीय समाव्याप्ता। ठीक है, फिर बाकी उनके टाइप होते हैं। जो आपकी संरचनात्मक समाव्याप्ता है उसमें काफी सारे टाइप होते हैं, उनको अपन आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि समाव्याप्ता होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे समाव्याप्ता होती क्या है। ठीक है, समाव्याप्ता यानी कि इसको अपन बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, समाव्याप्ता को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको, आइसोमेरिज्म। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें केवल जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केवल उन्हीं में ही अपन को देखने को मिलती है। तो जो समाव्याप्ता है वो क्या होती है? ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनका, ऐसे यौगिक जिनका अणुभार, जिनका अणुभार अणुसूत्र, जिनका अणुभार अणुसूत्र तथा तथा तत्वों की समान प्रतिशत मात्रा, तथा तत्वों की समान प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनका अणुभार अणुसूत्र तथा तत्वों की समान प्रतिशत मात्रा होती है, लेकिन उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण भिन्न होते हैं एक दूसरे के समावयवी कहलाते, एक दूसरे के समावयवी, या इनको बोलते अपन आइसोमर। ठीक है, एक दूसरे के क्या कहलाते? समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तथा यौगिकों का यह गुण, तथा यौगिकों का यह गुण समाव्याप्ता कहलाता है। समाव्याप्ता आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, आइसोमेरिज्म यानी कि समाव्याप्ता कहलाता है। इसमें अपन को क्या अणुसूत्र समान मिलेंगे। ठीक है, अणुसूत्र की बात करें तो वो समान रहेगा, और अणुभार देखेंगे तो वो भी अपन को क्या है? समान मिलेगा। और तत्वों की प्रतिशत, मतलब जितने तत्व उसमें, मतलब एक कंपाउंड में होंगे उतने ही दूसरे प्रकार के कंपाउंड में होंगे। ठीक है ना, तो क्या होते हैं? अणुभार और अणुसूत्र।
और जो जो तत्वों की जो संख्या है, जो प्रतिशत मात्रा है, वो समान रहती है, लेकिन उनके जो गुण होते हैं, है ना, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। इसी को ही अपन क्या है, आइसोमेरिज्म या फिर समव्यपता कहते हैं। इसी को ही क्या है, अपन समव्यपता कहते हैं। और ये जो समव्यपता है, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये जो समव्यपता है, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, यह क्या है, यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो समव्यपता है, ये दो प्रकार से देखने को मिलेगी अपन को। एक तो है संरचनात्मक समव्यपता, संरचनात्मक संरचनात्मक समव्यपता, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरे प्रकार की जो समव्यपता है, वो होती है आपकी ज्यामितीय समव्यपता, ज्यामितीय समव्यपता। इसको बोलते हैं अपन ज्यामितीय त्रिविम समव्यपता। ठीक है, क्या है, त्रिविम समव्यपता। त्रिविम समव्यपता, इसको बोलते हैं अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या है, त्रिविम समव्यपता। ज्यामितीय समव्यपता इसका प्रकार होता है। ठीक है, मेन होती है त्रिविम समव्यपता, और ज्यामितीय समव्यपता क्या होता है, इसका प्रकार होता है। ज्यामितीय समव्यपता होता है, और ये क्या होता है, प्रकाशिक समव्यपता। ठीक है ना, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, ये दो टाइप होते हैं इसकी। ठीक है, अब अपन एक चार्ट के फॉर्म में, ये आप नोट करना है, कर सकते हैं। इसके बाद अपन एक पूरा चार्ट देखेंगे, जिसमें अपन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप, है ना, मिलेंगे उसमें, और साथ में क्या है, जो आपकी जो त्रिविम समव्यपता है, उसके भी प्रकार उस चार्ट में देखेंगे। और उसके बाद फिर क्रम बाई क्रम एक एक करके उनका अपन, है ना, पूरा डिटेल के साथ, प्रत्येक एग्जाम्पल के साथ में, है ना, उसका अध्ययन करेंगे अपन। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन, है ना, इसका एक चार्ट बनाते हैं, जिसमें क्या सभी प्रकार की समव्यपताएं वो चार्ट फॉर्म में अपन को दिख जाएंगी। इसका अब अपन चार्ट बनाते हैं, चार्ट रूप में इसको अपन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पहले समव्यपता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, समव्यपता। ठीक है, समव्यपता ये मेनली क्या है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहली है इसमें अपन देखेंगे संरचनात्मक समव्यपता, संरचनात्मक समव्यपता, संरचनात्मक समव्यपता। ठीक है, और दूसरे प्रकार की ये होती है त्रिविम समव्यपता। क्या होती है, त्रिविम समव्यपता, त्रिविम समव्यपता। ठीक है, अब इसके अपन प्रकार देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रम बाय क्रम इनके टाइप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जो अपन को मिलेगी, है ना, वो मिलेगी अपन को आयनन समव्यपता। ठीक है, कौन सी मिलेगी अपन को, आयनन समव्यपता, आयनन समव्यपता। ठीक है, अब समव्यपता बार बार नहीं लिखेंगे अपन। ठीक है, पहली है आयनन समव्यपता। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है, आयनन समव्यपता पढ़ना है। एक होती है उपसहसंयोजी समव्यपता, उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी समव्यपता, उपसहसंयोजी, है ना। अब समव्यपता नहीं लिख रहे अपन बार बार। ठीक है, उपसहसंयोजी समव्यपता। एक है बहुलीकरण समव्यपता, बहुलीकरण, बहुलीकरण समव्यपता। ठीक है, इसको आयोनाइजेशन बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं।
एक है हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट हाइड्रेट समावयवता, ठीक है, हाइड्रेट समावयवता। इसके बाद है अगली है लिंकेज समावयवता। अगली क्या है? लिंकेज समावयवता, लिंकेज समावयवता। अगली है लिंकेज समावयवता, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है आपकी लिगेंड समावयवता, ठीक है। आखिरी है लिगेंड समावयवता, लिगेंड समावयवता, ठीक है। तो इस तरीके की है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइप की अपन को समव्ययता पढ़ना है, जो कि क्या संरचनात्मक समव्ययता में आती है, ठीक है। ये 6 टाइप क्या है आपके संरचनात्मक समव्ययता में आते हैं। और इसमें केवल आपको 2 ही टाइप मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें कितने? इसमें केवल आपको है ना 2 ही टाइप मिलेंगे। इसमें अब अपन को क्या देखना है? त्रिविम समव्ययता, ठीक है। तो त्रिविम समव्ययता 2 प्रकार की होती है ना। इसमें अपन को केवल और केवल 2 टाइप देखने को मिलेगी। पहली है इसमें ज्यामितीय समव्ययता। कौन सी है इसमें? इसमें है ज्यामितीय समव्ययता, ज्यामितीय ज्यामितीय समव्ययता। और दूसरे प्रकार की है आपकी प्रकाशिक समव्ययता, प्रकाशिक समव्ययता, ठीक है। ये 2 प्रकार की अपन को समव्ययता त्रिविम समव्ययता में देखने को मिलती है, ज्यामितीय समव्ययता और प्रकाशिक समव्ययता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ठीक है। ये 2 प्रकार की समव्ययता अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इस चार्ट के रूप में इसको है ना याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कौन कौन सी समव्ययता होती है। अब अपन इनका क्रम बाय क्रम है ना, इनकी परिभाषा और विद एग्जाम्पल के साथ में पूरा डिटेल से अपन देखेंगे, ठीक है। ये भी जानेंगे कि इसको अपन आयनन समव्ययता क्यों कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ और उसके बाद अपन क्रम बाय क्रम सभी के का डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन को सबसे पहले पढ़ना है आयनन समव्ययता। क्या पढ़ना है? आयनन समव्ययता, आयनन समव्ययता, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज, आयोनाइजेशन 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 आइसोमेरिज, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज। स्ट्रक्चरल समव्ययता की यदि परिभाषा देखें अपन है ना, तो ये ऐसी समव्ययता होती है जिसमें क्या है, उसमें संरचना सूत्र अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अणु भार और आपके जो अणु सूत्र वो तो समान रहेंगे, लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि उसकी जो संरचना है वो अलग अलग तरीके से हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए उसको अपन संरचनात्मक समव्ययता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली है आयनन समव्ययता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आयन डिफरेंट 2 प्रकार के समवाय भी होंगे, ठीक है। वैसे आप है ना छोटी क्लासों में 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे, एक है ना पेंटेन के समवाय भी, मतलब पेंटेन को अपन कितने तरीके से लिख सकते हैं। उसमें अपन को कार्बन और हाइड्रोजन है ना जो तत्व होते हैं उनकी संख्या अपन को समान रखना है, और उसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, और उनके नाम भी जो आईपीएसी नाम है वो भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा कि आपके तत्व अणुभार है ना वो अणु सूत्र वो समान होंगे, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो आयन है वो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। जो आयन होंगे है ना, तो इनको अपन एग्जाम्पल के तौर पर इनकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो परिभाषा एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं, वो हम बोलते जा रहे हैं, तो आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली अपन इनके एग्जाम्पल होते हैं, इन एग्जाम्पल के तौर पर इनको अपन समझेंगे, ठीक है। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसका CuNH3 का होल 5, CuNH3 का होल 5 Br, ठीक है। और लास्ट में अपन को बाहर इसमें क्या लेना है? SO4,
ठीक है, बाहर क्या ले लेना है, SO4, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला जी ये हो गया आपका। ठीक है, और दूसरे में अपन को क्या कर देना है, दूसरे में अपन को केवल ये आयन का एक्सचेंज कर देना। ये वाला आयन यहाँ पे कर देना और ये वाला आयन यहाँ पे कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा मैं CONH3 का होल 5 करना है, सॉरी यहाँ पे 5 करना है, 5 SO4 को अंदर लेना है अपन को, SO4। ठीक है, इसको अपन अंदर ले लेंगे और Br को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो आयन है ना, आयन का एक्सचेंज हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें Br अंदर है और इसमें Br बाहर है। ठीक है, इसमें क्या है, सल्फेट बाहर है और इसमें क्या है, सल्फेट ये अंदर है। ठीक है, सल्फेट क्या है, इसमें अंदर है। ठीक है, तो इसलिए इसको आयनन समाव्यक्ता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनके क्या अणुसूत्र और अणुभार तो आपको समान देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके जो आयन होंगे, ठीक है, आयन में क्या होते हैं, वो भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है, आयनों का क्या हो जाता है, एक तरह से एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि आयनों का ये विनिमय कर लेते हैं। ठीक है, तो आयन क्या होते हैं, ये एक्सचेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या है, अपन आयनन समाव्यक्ता कहते हैं। ठीक है, तो इसकी दो संरचनाएं अपन को देखने को मिलती हैं। ठीक है, आयनन समाव्यक्ता में क्या होता है, दो प्रकार की संरचनाएं अपन को देखने को मिलेगी। यहाँ पे अपन ने 5 लिए हैं क्योंकि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होती है ना। वैसे संकुल आयनों की अपन कोऑर्डिनेशन नंबर देखें या उपसय संख्या तो वो 2, 4 और 6 होती है। ठीक है, 2, 4, 6 होती है। ठीक है, तो इसमें इसलिए अपन इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे ये 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो अमोनिया है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए अपन बड़े कोष्टक के बाहर इसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, बड़े कोष्टक के बाहर जो भी आपको है ना कम या मान चलो तत्व या यौगिक मिलेंगे, तत्व मिलेगी है ना, या मान चलो आयन, तो वहां पे क्या है, केवल आयन मिलेंगे आपको। ठीक है, उन पे या तो पॉजिटिव आयन देखने को मिलेगा आपको या फिर नेगेटिव आयन देखने को मिलेगा, उसमें कोई न्यूट्रल कंपाउंड बाहर नहीं होता है। जैसे NH3 एक न्यूट्रल है, ये आप कभी भी आपको ना तो यहाँ देखने को मिलेगा और ना यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब ये बड़े कोष्टक के बाहर ही नहीं निकल सकता। इसी प्रकार आपका H2O है। ठीक है, तो H2O भी कभी भी बड़े कोष्टक के बाहर नहीं निकलेगा। कार्बन यानी कि CO या कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसका नाम क्या होता है, आयनन क्षेत्र होता है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे केवल आयन ही रह सकते हैं, या तो धनायन रहेगा या फिर ऋणायन रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे है ना, जैसे किसी किसी कंपाउंड में आपने देखा आगे है ना K4 है। ठीक है, K4 है तो वो भी क्या है, आयन बना लेता है। ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या आयन, इसलिए इसको आयनन क्षेत्र बोलते हैं अपन। ठीक है, तो बाहर कभी भी अमोनिया बाहर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अपन को 6 रखना है। ठीक है, नहीं तो आप सोचो कि हम अमोनिया को बाहर कर दें तो अमोनिया बाहर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, अमोनिया क्या है, बाहर नहीं होगा। अमोनिया बाहर करेंगे अपन तो वो जो फॉर्मूला है अपना वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद जो दूसरी समाव्यक्ता है वो है आपकी उपसहसंयोजी समाव्यक्ता। ठीक है, तो अगली समाव्यक्ता अपन देखेंगे है ना, जो है उपसहसंयोजी समाव्यक्ता। और डेफिनेशन हम लिख नहीं रहे हैं, यदि हम बोलते जा रहे हैं आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसमें अपन को ये लिखना है कि ऐसे यौगिक जिनके क्या होते हैं, अणुसूत्र और अणुभार तो समान होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये आयनों का एक्सचेंज कर लेते हैं, या आयन क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, इसमें जो आयन है SO4 है, इसमें आयन Br है। ठीक है ना, ये लिगैंड है। अगर मान के चलिए कि जो SO4 है बड़े कोष्टक के बाहर है तो ये आयन कहलाएगा, लेकिन इसमें ये बड़े कोष्टक के अंदर चला गया तो अभी ये लिगैंड बन गया है। ठीक है, अभी आयन नहीं है, ये क्या है, ये लिगैंड है, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये क्या है, ये लिगैंड है, ये लिगैंड है। ठीक है, ये भी आपका लिगैंड है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये आयन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये आयन है ना। कौन सा आयन? सल्फेट आयन है। ठीक है, कौन सा आयन है? सल्फेट आयन है। और यहाँ पे ये लिगेंड है। ठीक है, तो यदि कोष्ठक के अंदर कंपाउंड आपका है ना, मान के चलिए आयन वही है या तत्व वही है या यौगिक वही है, लेकिन क्या होता है इसमें कि यदि बड़े कोष्ठक के अंदर चला जाए तो वो लिगेंड की भांति व्यवहार करने लगता है, और ही जब अगर बाहर आ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है? आयन बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है इसमें। अगली समाव्यवस्था है आपकी उपसहसंयोजी समाव्यवस्था, या जिसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे ये दिया गया है CrNH3 का होल 6 और यहाँ पे CrHCN का होल 6 है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, ये दो कंपाउंड दिए गए हैं, मतलब दो उपसहसंयोजी यौगिक है। तो ये क्या करते हैं? ये आपस में है ना, जो इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि जो लिगेंड होते हैं इनका आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए NH3 अमोनिया 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं? अमोनिया यहाँ पे 4 हो जाते हैं और दो जो HCN है वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना। और दूसरे प्रकार में क्या हो जाता है, इसमें अपन देखेंगे है ना, तो जो NH3 है यहाँ पे 2 हो गए और HCN 4 हो गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से समाव्यवस्था दर्शाते हैं। इसमें क्या करते हैं है ना, जो समाव्यवस्था है संकुल ऐसे में मिलती है जिसमें क्या होता है, जो धनायन और ऋणायन होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों उपस्थित होते हैं और ये क्या करते हैं? आपस में लिगेंडों का विनिमय कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्या कर लेते हैं? आपस में लिगेंडों का एक्सचेंज कर लेते हैं, लिगेंडों का विनिमय कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पर परिभाषा लिखना चाहेंगे तो अपन परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक, ठीक है ना, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों के दोनों क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले अपन ने अपन ने पढ़ा था कि यदि छोटे जो बड़ा कोष्ठक है उसके अंदर यदि कोई आयन रहता है तो वो लिगेंड की भांति व्यवहार करता है, और बड़े कोष्ठक के बाहर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका आयन हो जाएगा। लेकिन इसमें वो कंडीशन नहीं होती है। ठीक है ना, इसमें NH3 है और यहाँ पे HCN है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 NH3 है वो यहाँ पे चले जाएंगे है ना, और यहाँ पे जो 2 HCN है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 NH3, इसमें से क्या है? 2 NH3 चले गए। ठीक है ना, यहाँ से क्या चले गए? 2 NH3 चले गए यहाँ से। ठीक है, 2 NH3 चले गए तो बदले में 2 HCN आ गए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जो आपके 2 NH3 है वो यहाँ पे आ गए और बचे कितने? आपके 4 HCN बचे। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो समाव्यवस्था है वो आपकी कोऑर्डिनेशन समाव्यवस्था या फिर है ना उपसहसंयोजी समाव्यवस्था कहलाती है। अब इसमें क्या है? केंद्रीय धातु जो परमाणु दोनों में समान है, ये भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि केंद्रीय धातु परमाणु जरूरी नहीं है कि समान हो, ये भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? ये भिन्न हो सकते हैं और अपने लिगेंडों को क्या है? एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको क्या है? उपसहसंयोजी समाव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इसके अपन लिख सकते हैं ऐसे कंपाउंड या ऐसे संकुल यौगिक होते हैं जिनमें क्या होते हैं, जो धनायन और ऋणायन होते तो दोनों है, लेकिन दोनों के दोनों क्या लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, और ये आपस में क्या करते हैं? ये लिगेंडों का क्या एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? ये लिगेंडों का एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स रहती है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी? 6 ही रहती है। ठीक है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज नहीं करते हैं। जितने लिगेंडों को वो बाहर करते हैं या दूसरे जो कंपाउंड है उसमें डालते हैं तो उतने ही मात्रा में क्या, उतनी ही संख्या में वो कंपाउंड को अपने में ले लेंगे। मतलब जो एक्सचेंज होगा वो क्या होगा? निश्चित कंपाउंडों का ही होता है। ठीक है, तो जितने कंपाउंडों का आदान होगा उतने कंपाउंडों का वो प्रदान भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बनी है ना जो समाव्यवस्था है वो आपकी उपसहसंयोजी समाव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब बाकी की जो भी समाव्यवस्था जो बची है या है ना वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगी है, चीज़ें समझ में आई हैं
है ना। तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।